Men usually don't think about their prostate gland. Well, prostate gland enlargement हर मेल में होता है उम्र के साथ में, विच इज़ अ एजिंग प्रोसेस। बार बार यूरिन का जाना, रात को पेशाब के लिए उठना, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन। अगर आपको लगता है ये कॉमन है, वेल दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड इफ़ योर एज इज़ मोर देन 40 और 45। आप जाइए अपने डॉक्टर के पास इसके बारे में समझने के लिए। आज का ये वीडियो हम जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, कहाँ होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। दिस इज डॉक्टर भूपत सिंह भाटी। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन पुणे फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। वेल, क्वाइट फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स के हाथ में एक क्वेरी होती है, डॉक्टर मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है, मैंने देखा है। सो पहले ये पेशेंट्स को मैं सामने से पूछता हूँ, बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड होता कहाँ है। बहुत कॉमनली पेशेंट्स के डायग्नोसिस थोड़ा और उनके दिमाग में कुछ और चलता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द other parts of the body is a prostate enlargement. Well, very common myth is कि testicle enlargement is connected with the prostate enlargement. ऐसा नहीं है। Prostate is a gland which is a accessory male reproductive organ. It is situated below your bladder. It is inside the body first of all. It is not outside the body. बहुत commonly लोगों को लगता है ये organ body के बाहर है। ये organ body के अंदर है, bladder के base पे होता है ये, in front of the rectum, and it surrounds the urinary pipe. अपर पार्ट यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन निकलता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है लाइक ए वॉलनट साइज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। एज द एज इंक्रीजेज, जैसे ही विद द एज द सेल्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जेस एंड इट लीड्स टू द हाइपरट्रॉफी। और तब पेशेंट को दिक्कत आना शुरू होता है। उनको मालूम भी नहीं चलता है कि बार बार पेशाब जाना, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, हेजिटेंसी ऑफ यूरिन, स्ट्रेनिंग टू पास, यूरिन ख़त्म हुआ और आखिरी में ड्रॉप यूरिन निकल रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं पोस्ट मैच्योरेशन ड्रिबलिंग। और नाइट में वेकअप कॉल स्टार्ट हो गई हैं, या फिर अर्जेंसीज आ रही हैं, कहीं बैठे हैं मीटिंग में उठ नहीं पा रहा हूँ मैं, मेरे को बार बार जाना पड़ेगा, इट इज़ इंटरप्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्जेंसी समटाइम्स एसोसिएटेड विद लीकेज ऑल्सो इन पेशेंट्स। ये सारे के सारे सिम्टम्स मेल्स में अगर 40 और 45 के बाद हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में। गेट योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। और फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, आपके अंकल्स किसी को प्रोस्टेट कैंसर की, इट नीड्स टू बी चेक्ड विद द प्रोस्टेट ब्लड टेस्ट। सो एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग नाउ डेज हम लोग रिकमेंड करते हैं 45 के बाद में और 50 के बाद में भी आप अपने को चेक करवाइए। एनलार्जमेंट इज़ अ एजिंग प्रोसेस। हर एक मेल को एनलार्जमेंट होता है। साइज़ वेरी करता है, किसी को 20, 40, 100 to 150 ग्राम ऑफ प्रोस्टेट, बट हर एक को इंटरवेंशन और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है। एज ए यूरोलॉजिस्ट हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं सबसे इनिशियली पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट में। फिर हम लोग एक ब्लड का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए। इट्स ए स्क्रीनिंग हेल्थ टूल, बिकॉज अंडरलाइंग प्रोस्टेट कैंसर हमें मालूम नहीं चलता कभी भी। ये जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ये मालूम नहीं चलता है। सो नाउ फॉर द अर्ली पिकअप्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट। जैसे आप शुगर चेक करवाते हैं अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स में, वैसे अपना PSA करवाइए आफ्टर द एज ऑफ 50। दिस इज़ अ मैसेज टू ईच एंड एवरी वन, मेल्स इन योर फैमिली, द वन हु केयर्स, whom you cares, your parents, always get it investigated with the PSA। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको डिटेल चेक करेंगे इसके बारे में, and then if needed then only they will give you the listing। not everyone needs medications in these conditions। ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब क्या है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अगर आपको बाउल्स क्लियर रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम योर प्रॉब्लम सॉल्व देयर ओनली। ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, कॉन्स्टिपेशन में, एल्डरली पेशेंट्स में प्रोस्टेट सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट एडवाइस इज हेल्दी बाउल हैबिट्स। सेकेंड, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ डेली एक्सरसाइज करिए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इट कुड बी वॉकिंग फॉर यू, इट कुड बी रनिंग, इट कुड बी स्विमिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, वट एवर सूट्स यू। बिकॉज बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे ग्लैंड उतना ठीक रहता है। मसल्स नीचे के पेल्विक फ्लोर के खुले रहते हैं तो डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं। इट्स वेरी कॉमन टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। थर्ड थिंग, लोगों का बहुत सवाल होते हैं, सर ये सप्लीमेंट खा लूँ प्रोस्टेट के लिए या वो सप्लीमेंट खा लूँ। वेल, प्रोस्टेट के लिए कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ बैलेंस डाइट। येस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, इट वर्क्स। इट इज़ गुड टू हैव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स टू बी टेकन। अदर देन दैट, आई वोंट से एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर prostate health।
डोंट्स में यस एनिमल प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करिए. सम स्टडी सेज कि रॉ एनिमल प्रोटीन मेनली मटन it should be in the moderate quantity. Don't take it in a too much quantities. So lifestyle changes में exercise करिए, योगा, balanced diet होना चाहिए आपका. You should not be constipated. This is the first advice for all my patients. Then comes डॉक्टर साहब मेरे को क्या करूँ, मेरे को गोली की ज़रूरत पड़ेगी क्या? Is it question very commonly asked. सर गोली एक बार चालू कर दी तो क्या लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी मेरे को? इसके लिए हम पेशेंट को रीएश्योर करता हूँ यूजुअली मैं कि बस टैबलेट इज़ रिक्वायर्ड, डेफिनेटली रिक्वायर्ड. हम लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, एंड वी इन्वेस्टिगेट. इफ़ इट इज़ इफेक्टिंग योर ब्लैडर, इफ इट इज़ इफेक्टिंग योर किडनीज, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है. पीरियोडिक चेक करवाइए डॉक्टर के पास, वेरी इंपॉर्टेंट. हर 3 मंथली पे असेसमेंट करिए. डॉक्टर विल चेक अगर आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, आपका रात का जाना कम हो रहा है, आपका फ्लो इंप्रूव हो गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप आए थे. इन दैट केसेस मेडिसिन हम लोग कम कर देते हैं पेशेंट की. अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छे से रखे हैं आपने, आप ठीक से कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली मेडिसिन कम होते हैं. And intermittently, if needed, we sometimes stop in very good healthy patients who are physically active. We reduce the medicine also. ऐसा नहीं है कि गोली लाइफ लॉन्ग है, nothing like that. But yes, आपको periodic checks करने पड़ेंगे. Yearly visits of the prostate, अगर बॉडी में अगर फैमिली में कोई है जिसको प्रोस्टेट कैंसर है तो yearly check of the PSA required. नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ every alternate year करवाइए आप. So medicines is required for these things. Now comes other part कि डॉक्टर साहब with this age I have also experiencing after the age of 50 कि डॉक्टर इज माई सेक्शुअल लाइफ इफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट. वेल इट इज कनेक्टेड. पेशेंट्स shy, they sometimes don't open up in the outpatient departments. When you ask this question, sometimes patients at the age of 50, 55, 60, it is connected. If you are targeting your prostate, it also helps in the erectile dysfunctions, because with the age, prostatic treatment also in tandem, we give medications to the prostate along with the prostate for medicines for the erectile dysfunctions. Elderly patients with age, if you have a medical conditions like hypertension and diabetes, the blood flow in the organ also reduces because of the multifactorial reasons. So prostate enlargement and erectile dysfunctions are connected, and it should be treated under the guidance of a urologist to know what exactly it is, what exactly is happening inside the body. एक डर बहुत देखा है मैंने पेशेंट्स के अंदर में कि डॉक्टर हमेशा डरे हुए आते हैं. कई बार रिपोर्ट देखते हैं PSA का कि रिपोर्ट मेरा 5 है, और मैंने अभी सर्च किया गूगल पे और ChatGPT पे कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है. बहुत कॉमनली एवरी अदर डे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD में पेशेंट्स आते हैं विद दिस फियर. वेल डरने की जरूरत नहीं है. राइज इन PSA इज नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. एनलार्जमेंट का सबसे कॉमन रीजन एंड बेसिक एंड रीएश्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीएश्योर करता हूँ फर्स्ट जब पेशेंट पहली बार मेरे पास आता है, डरिए मत. एनलार्जमेंट ऑफ PSA इज नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स. मैं हमेशा हर एक पेशेंट को यही बोलता हूँ, एनलार्जमेंट इज नॉट राइज इन प्रोस्टेट PSA लेवल्स इज वन, एनलार्जमेंट की वजह से होता है ये. सेकेंड, इन्फेक्शन इन प्रोस्टेट में ऐसा होता है. और थर्ड रीजन होता है इसमें प्रोस्टेट कैंसर. डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, PSA करवाएंगे, आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे. उसके बाद में डॉक्टर क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं. आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है इनिशियली फॉर 2 to 3 weeks डिपेंडिंग ऑन अपॉन अवर यूरिन टेस्ट. उसके बाद 7 out of 10 पेशेंट्स का PSA कम हो जाता है. तो डरने की बात नहीं है. अगर आपका PSA बढ़ा है, इट्स नो अलार्म. डॉक्टर के पास जाइए, रीएश्योर होके जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है. डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, PSA, अल्ट्रासाउंड टू नो द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, DRE एंड फ्यू मेडिसिन टू स्टार्ट. एंड आपको 3 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे. और अगर डॉक्टर को सस्पिशन लग रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवाते हैं, MRI एंड देन फॉलोड बाय प्रोस्टेट बायोप्सीज. एनलार्जमेंट, राइज इन PSA नॉट ऑलवेज लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर. और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर पेशेंट का PSA जिसका बड़ा हुआ है उसको प्रोस्टेट कैंसर होगा. थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाता हूँ प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर पे भी. सी अर्लियर द बेटर. हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सेम गोज हियर आफ्टर द एज ऑफ 50. अगर कुछ सस्पिशन, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, आपने चेक करवाया, अगर आप डायग्नोस भी होता है इनिशियल ट्रीटमेंट में. नाउ डेज वी हैव अ ट्रीटमेंट विच क्योर्स द प्रॉब्लम. सो देयर इज 100% क्योर इफ डिटेक्टेड एट द अर्ली स्टेज फॉर द प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो. सो डोंट वरी, डोंट गेट वरीड कि मेरा प्रोस्टेट बड़ा था, मेरा PSA बढ़ा है, अब क्या होगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहला क्वेश्चन पेशेंट के रिलेटिव्स एंड फैमिलीज में ये आता है कि हाउ मच माई फादर हैव अ लाइफ स्पैन नाउ. वेरी कॉमनली एवरी थर्ड पेशेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन. सी इट्स इज मल्टीपल factors which affect these things, but yes, it is detected at early stage, it usually have a very long survival. Detected at late stage, it depends on multi-factors. हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं, काउंसिल करते हैं, डिटेल 1-to-1 डिस्कशन के अंदर में इन्वेस्टिगेशंस करके हाउ द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू गेट यू बेटर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स. नाउ वेरी कॉमनली आस्क्ड, डॉक्टर साहब
अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है मेरे? क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से क्या क्या हो सकता है? आई वॉन्टेड टू नो। मेरे को तो सिर्फ रिपोर्ट में इतना मालूम चला है कि एनलार्ज्ड है मेरा प्रोस्टेट, सोनोग्राफी मैंने करवाई थी, बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताइए, अगर मैं नहीं करता हूँ 10 साल तो क्या हो सकता है? वेल, कॉम्प्लिकेशंस, एवरीथिंग इफ यू आर इग्नोरिंग यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। प्रोस्टेट भी वैसा ही एक ऑर्गन है, अगर आप उसके सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे लॉन्ग टर्म में तकलीफ होगी। तकलीफ क्या हो सकती है? नंबर 1, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन। रिकरेंट यूटीआई बहुत कॉमन है। लॉन्ग टर्म में आपका ब्लैडर वीक होगा, इट विल बिकम हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल, ब्लैडर की पंपिंग कम होना शुरू हो जाती है, ब्लैडर में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को बड़े बड़े ब्लैडर स्टोन्स लेके आते हैं पेशेंट्स। किडनी की पाइप्स दोनों बायलेटरल यूरेटर्स वो स्वेलअप हो जाते हैं हमारे मेडिकल कंडीशन में, हाइड्रोनेफ्रोसिस। एंड द लास्ट स्टेज इज रीनल एफिशिएंसीज। पेशेंट्स का क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, किडनी फेलियर तक पेशेंट पहुंच जाते हैं कई बार बिकॉज ऑफ अ सिंपल प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। सो कॉम्प्लिकेशंस आर देयर इफ इट इज इग्नोर्ड। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज प्रॉब्लम्स कैन बी वेरी एट अ अर्ली स्टेज, कैन बी ट्रीटेड बाय सिंपल विजिट टू द डॉक्टर एंड विद द मेडिसिन। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी डिस्कशन बाकी है, डिटेल में बात करूंगा प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।